हेलो बेटा। यूनिट थर्ड हम लोग शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ मोशन। यूनिट सेकंड में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा या स्टडी किया होगा कि यदि किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर यूनिफॉर्म मोशन होता है। और यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी वो कन्वर्टेड हो जाती है एक्सेलरेटेड मोशन में। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द अप्लाइड फोर्स। ये जो लॉ ऑफ मोशन लेसन है इसमें हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे कोज हैं जिसकी वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है कभी वो यूनिफॉर्म मोशन बनाता है, कभी एक्सेलरेटेड मोशन बनाता है, कभी रेस्ट में रहता है, कभी मोशन में रहता है। तो व्हाट आर द बेसिक कोज? तो आंसर है फोर्स इज द बेसिक कोज। तो फोर्स जो है वो एक हमारे पास में एक्सटर्नल एफर्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर सकता है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो है दो चीज़ें आप समझिए, या तो पुश कर सकता है या करने की कोशिश करता है। पुल कर सकता है या पुल करने की कोशिश करता है। कैसे? कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यदि एक बॉल जो है वो किसी हाइट से नीचे गिरती है तो हम लोग ये देखते हैं कि उस बॉल को हमारे हाथों द्वारा हम लोग इजीली कैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो हैंड्स है उन्होंने फोर्स लगाया और उस बॉल को कैच कर लिया। उसी प्रकार से यदि एक बहुत भारी चट्टान जो है या पहाड़ी से गिरती है तो उस चट्टान को हम लोग यदि बहुत ज़्यादा फोर्स लगाए, मतलब जितना हमारे अंदर पोटेंशियल है, जितनी ताकत है उतना फोर्स लगाए, फिर भी हम उस चट्टान को नहीं रोक पाते। तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई। पहला तो ये समथिंग वी कैन पुश और पुल easily एंड समथिंग वी कैन ट्राई बट वी कैन नॉट बी सक्सीड। हम लोग कोशिश कर सकते हैं बट सफलता नहीं मिलती है। जैसे कि एक जो बॉल है वो ग्राउंड के ऊपर जो है हम लोग उसको लुढ़का सकते हैं। यदि हम लोग बॉल को पकड़े और उसके ऊपर फोर्स लगाए तो ग्राउंड के ऊपर हम उस बॉल को लुढ़का सकते हैं और बॉल जो है लुढ़काने के कारण मोशन में आ जाती है। लेकिन यदि हम लोग एक हैवी स्टोन है उसको उससे भी यदि ज़्यादा फोर्स लगाए, जितना फोर्स हम लोगों ने बॉल के ऊपर लगाया है उससे भी ज़्यादा फोर्स लगाए तो बॉल जो स्टोन है, हैवी स्टोन, वो मोशन में नहीं आता है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये समझा कि फोर्स जो है वो एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो मोशन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है भी और मोशन में लाने के लिए कोशिश कर सकता है। तो समटाइम्स वी गेट सक्सीड एंड समटाइम वी कैन नॉट गेट सक्सीड बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स? तो फोर्स इज द फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक समथिंग इन मोशन। अभी ये जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे इसमें एक बॉल को हम लोग फेंक रहे हैं, एक पत्थर को, चट्टान के पत्थर को हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये सब के सब एग्जाम्पल हमारे पास में फिजिकली कनेक्टेड है, मतलब हमने अपने हाथों से बॉल को फोर्स लगाया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो फोर्स है वो हमेशा हमारे पास में फिजिकली कनेक्टेड हो। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि एक मैग्नेट जो कुछ डिस्टेंस पे रखा होता है, या एक ऑब्जेक्ट जो यदि उसको मैं फ्री फॉल करता हूँ तो अर्थ उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है और वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है। एक मैग्नेट जो है वो मैग्नेट फोर्स के कारण लोहे की जो चीज़ें दूर रखी हुई है, दूसरा मैग्नेट जो दूर रखा हुआ है उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस केस में हमारे पास में जो फोर्स लग रहा है वो एक सर्टेन डिस्टेंस से लग रहा है, एक निश्चित दूरी से लग रहा है। पहले वाले जो एग्जांपल थे उसमें फोर्स जो हमारे द्वारा फिजिकली कनेक्टेड था, इसमें फिजिकली कनेक्टेड ना होकर नॉन फिजिकली कनेक्टेड है। तो फोर्स जो है वो फिजिकली भी अप्लाई हो सकता है और नॉन फिजिकली, मतलब नॉट फिजिकली कनेक्टेड में भी अप्लाई हो सकता है। फिजिकली कनेक्टेड जैसे हम लोगों ने मस्कुलर फोर्स लगाया, और नॉन फिजिकली कनेक्टेड जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स लगा। तो हम लोगों ने ये समझा कि जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अरिस्टोटल फोल्सी एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसके रिगार्डिंग
एक कंसेप्ट दिया था बहुत पहले। उनका ये मानना था कि इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी बॉडीज़ हैं उन सब बॉडीज़ की जो नेचुरल स्टेट है, मतलब जब वो अपने नेचुरल स्टेट के अंदर आएंगे, मतलब अपनी जो स्थिति है जिसमें वो रहना चाहती है उसके अंदर वो रहना चाहेंगी, तो उसकी जो स्टेट होगी वो हमारे पास में होगी रेस्ट की स्टेट। रेस्ट की स्टेट मतलब कि यदि कोई बॉल मूव कर रही है तो उनका ये कहना था अरिस्टोटल फोल्सी का कि बॉल जो है जब नेचुरल स्टेट में आएगी तो ऑटोमेटिक रुक जाएगी। यदि कोई ऑब्जेक्ट फिर भी मूव कर रहा है और हम लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, तो उस एक्सटर्नल फोर्स को जब हम लोग हटा देंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो नेचुरली स्टॉप हो जाएगा, रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगा। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली मूव रखना चाहते हैं तो फोल्सी जो साइंटिस्ट थे उनका ये कहना था कि ऑब्जेक्ट को जब कंटिन्यूसली मूव रखना है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको एक कंटिन्यूसली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यदि विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट विल ऑटोमेटिकली अचीव द रेस्ट कंडीशन। ठीक है, ये उन्होंने कहा। लेकिन बाद में एक हमारे पास में गैलीलियो आए, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्होंने प्रूफ किया, वो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो उन्होंने प्रूफ किया, तो जो बात अरिस्टोटल फोल्सी ने कही थी उनकी वो बात झूठ हो गई। तो लिमिटेशंस क्या बन जाएगी अरिस्टोटल फोल्सी की, कि हमारे पास में यदि ये देखें कि एक बॉल जो है वो फ्लोर के ऊपर मूव कर रही है, रोलिंग कर रही है, उस बॉल के ऊपर जो है एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का हम लोगों ने नाम दिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर एयर फ्रिक्शन। तो उस बॉल के ऊपर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स इसलिए अप्लाई करते हैं कि वो बॉल जो है कंटिन्यूसली मूव होती रहे, मतलब फ्रिक्शन फोर्स उसको ओवरकम करता रहे। तो यदि मैं ये कहूँ कि यदि फ्रिक्शन फोर्स ख़त्म हो जाए और एयर फ्रिक्शन फोर्स ख़त्म हो जाए तो उस बॉल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो बॉल कभी भी नहीं रुकेगी, नेवर वुड स्टॉप। तो उसकी जो नेचुरल स्टेट है वो तो फिर रेस्ट में नहीं आई, क्योंकि यदि फ्रिक्शन फोर्स को मैं ख़त्म कर दूँ तो बॉल कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी। जबकि अरिस्टोटल फोल्स कहना था कि जो नेचुरल स्टेट है किसी बॉडी की वो रेस्ट कंडीशन में। तो यहाँ पे उनकी जो स्टेटमेंट थी या उन्होंने जो कंक्लूजन दिया वो रॉन्ग साबित हो गया। ठीक है, उसके बाद में गैलीलियो आए और उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन का एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे ये प्रूफ किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको कंटिन्यूसली मोशन में रखने के लिए। कैसे, देखिए। उन्होंने दो इंक्लाइन प्लेन ली और एक ऑब्जेक्ट जो है या एक रोलिंग बॉल जो है उसको रेस्ट पोजीशन में यहाँ से छोड़ा, तो वो ये देखता है कि इसकी इस पोजीशन की एक हाइट है सरफेस से लेके, ऑब्जेक्ट जो है इस हाइट से जब छोड़ा जाता है, यानी कि रोलिंग बॉल जो इस साइड से छोड़ी जाएगी तो ये बॉल ऐसा रोल करेगी और ये बॉल जो है इतनी ही हाइट जितनी कि उसकी इनिशियल हाइट थी उसकी फाइनल हाइट को अचीव कर लेती है। लेकिन कंसिडर ये किया जाता है कि ये जो सिचुएशन है हमारे पास में ये आइडियल सिचुएशन है। आइडियल सिचुएशन है। आइडियल सिचुएशन मतलब में क्या होगा कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन सब कुछ जो होगा वो जीरो होगा। तो यदि हम लोग आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं तो द इनिशियल हाइट ऑफ द बॉल विल बी इक्वल टू द फाइनल हाइट ऑफ द बॉल। ठीक है। सेकंड पॉइंट, यदि मेरे पास में जो इनिशियल हाइट है उसको मैं सेम रखूं और जो फाइनल हाइट है उसका जो स्लोप है मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो बॉल है ये उसी हाइट से छोड़ी जाती है और ये बॉल अब पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है और कहाँ तक पहुँचती है, ये उस पॉइंट तक पहुँचती है जहाँ तक उसकी फाइनल हाइट बन जाती है। मतलब कि ये बॉल तब तक रोल करती रहती है जब तक कि वो उसकी फाइनल हाइट को अचीव नहीं कर लेती है। ठीक है, बट प्रैक्टिकली हम लोग ये देखते हैं कि ये बॉल उतनी फाइनल हाइट को अचीव नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वगैरह जो है वो सब काम करते हैं। तीसरा केस देखिए, यदि मेरे पास में इंक्लाइन प्लेन जो है वो जो इनिशियल जहाँ से मैंने बॉल को छोड़ना है
वो उतने का उतनी हाइट है, लेकिन जो सेकंड इंक्लाइन प्लेन है उसको मैं हॉरिजेंटल कर देता हूँ, हॉरिजेंटल कर देता हूँ। तो इस केस में ये बॉल जो है ये जब तक रोल करती रहेगी, जब तक मूव करती रहेगी, जब तक ये बॉल अपनी इनिशियल जो हाइट है उसको अचीव कर लेगी। और इनिशियल हाइट कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने लोगों ने यहाँ पे जो सरफेस था, ये जो सरफेस था, इस सरफेस को हम लोगों ने इंक्लाइंड इस सरफेस को हम लोगों ने हॉरिजेंटल बना दिया है। तो ये जब तक रोल करती रहेगी, जब तक इसको उतनी हाइट नहीं मिलेगी, उतनी हाइट इसको कभी नहीं मिलेगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो बॉल है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रेवल करती रहेगी। कब? इन ए आइडियल सिचुएशन, बिकॉज ऑफ हम लोग ये जानते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस की वजह से बॉल जो है कुछ देर बाद में जाके रुक जाएगी। बट इन ए आइडियल सिचुएशन इफ देयर विल बी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस एंड अदर फ्रिक्शनल फोर्सेज, द बॉल वुड नेवर स्टॉप। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस बॉल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए हैं और वो बॉल इनफाइनाइट टाइम तक मूव करती रहेगी। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन उन्होंने समझाए। कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंक्लूजन का उन्होंने ये कहा कि जो एक्सटर्नल फोर्स हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाना पड़ता है ताकि वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको वो रिड्यूस कर पाए। जबकि एरिस्टोटल फोर्स क्या कहना था कि एक बॉल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो ये है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन हाँ, ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में रहना चाहता है और उसको यदि कंटिन्यूसली मूव कराना है तो उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते रहना पड़ेगा। जबकि हमारे पास में जो गैलीलियो है उनका ये कहना है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह जो काम कर रहे हैं ताकि वो उनको मिनिमाइज कर सके। ठीक है, तो यदि एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स का यदि मैं नेट सम जीरो कर दूं तो अब जो बॉडी है वो यूनिफॉर्मली जिस स्टेट में है उसी स्टेट में मोशन करती रहेगी, बॉडी विल नेवर स्टॉप। तो ही कंक्लूडेड दैट कि इफ द नेट फोर्स इज जीरो then body continues to be in rest, will be still in rest or something in motion will still in motion। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि गैलीलियो ने जो कंसेप्ट दिया उससे कंक्लूजन ये निकला कि यदि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर देते हैं तो किसी प्रकार के एक और फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती जो उस ऑब्जेक्ट को मोशन में रखा। ऑब्जेक्ट जो है ऑटोमेटिक उसी सिचुएशन में रहना पसंद करता है। जबकि एरिस्टोटल फोल्स ये कहना था यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो यदि ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली मोशन में रखना चाहते हैं तो उसके ऊपर कंटिन्यूसली एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जबकि गैलीलियो के कंक्लूजन के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं, एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ इसलिए लगाना पड़ता है ताकि वो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको हम लोग ओवर कम कर सके। और यदि दोनों का जो नेट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, यदि वो जीरो के बराबर है तो बॉडी विल नेवर स्टॉप, इट विल कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, ओके। एक आगे पढ़िए थोड़ा सा लीनियर मोमेंटम। हम लोग ये जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। लीनियर मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। जनरली हम लोग लीनियर मोमेंटम को इंडिकेट करते हैं पी से, जो आता है मास इंटू वेलोसिटी। इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं तो मास की जो यूनिट है वो दैट इज कॉल्ड केजी, और वेलोसिटी हम लोग जानते हैं मीटर पर सेकंड होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा इसका m1 L1 t माइनस का 1, क्योंकि L1 t माइनस का 1 होता है वेलोसिटी का और m1 हो जाएगा मास का, तो मास इंटू में वेलोसिटी। समझिए यहाँ से दो चीज़ें। पहला ये कि मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज जिनका अनइक्वल मास है। ठीक है, एक बॉडी है m1 और एक बॉडी है m2, तो दोनों का अनइक्वल मास, मतलब मे बी m1 इज हैवियर और मे बी m2 इज हैवियर। ठीक है, बट दे हैव द डिफरेंट मासेस एंड व्हाट दे हैव द सेम लीनियर मोमेंटम। सेम लीनियर मोमेंटम मतलब सेम मास एंड मास एंड वेलोसिटी। They have the same linear momentum but their masses is unequal. So I can say that if they have the same linear momentum तो P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। इसको सोल्व करें तो आ जाएगा M1 V1 V2 M2, मतलब कि V2 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा M2 के और M1 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V1 के। तो हमें यहाँ से ये चीज़ समझ में आई कि जिस बॉडी का मास हैवी होगा उस बॉडी के पास में जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी, और जिस बॉडी का मास जो है वो ग्रेटर होगा लाइटर होगा उसके पास में जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी।
तो इससे ये समझ में आया कि यदि आप 10 सेकंड तक यदि एक बाइक को एक्सेलरेट करते हो, ठीक है, और यदि 10 सेकंड तक आप एक ट्रक को एक्सेलरेट करते हो तो ट्रक का मास ज़्यादा है, तो इसलिए 10 सेकंड तक एक्सेलरेट करने पे ट्रक की जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी, और 10 सेकंड तक एक्सेलरेट करने पे जो बाइक की वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए हैवी बॉडी का जो मास वेलोसिटी होगी वो कम होगी और लाइटर बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। कब? जब दो अनइक्वल मासेस है मेरे पास में, ठीक है, ओके। यदि मैं ये कहूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मास जो है वो कांस्टेंट है, तो जो लीनियर मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी के, ठीक है। और यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट, तो लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? मास के। दोनों चीज़ें समझिए आप यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोगों ने कंसेप्ट देखा कि हैवी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, सॉरी कम होती है, और लाइटर बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। इसी को हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए, ए मच ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुश ए पुल ए ट्रक देन ए कार टू ब्रिंग देम टू द सेम स्पीड इन द सेम टाइम एंड वाइस वर्सा। सो ए मास ऑफ ए बॉडी इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इफेक्ट द फोर्स ऑफ इट्स मोशन। देखो बच्चों, ये कह रहा है कि एक ट्रक जो है उसको धकेलना या खींचना मुश्किल होता है कंपैरिजन टू किसके? एक कार के। यदि मैं चाहता हूँ कि कार की स्पीड भी 40 हो जाए, ट्रक की स्पीड भी 40 हो जाए, तो ट्रक की स्पीड 40 लाने में हम लोगों को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है एज कंपेरिजन टू किसके? कार की स्पीड है। तो जब हम लोग फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स के केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि मास जो है वो इफ़ेक्ट करता है किसको? फोर्स को। आप चीज़ों को ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ में फिर से आएगा कि फर्स्ट लॉ जो है ऑल अबाउट द फोर्स है, फर्स्ट लॉ जो है ऑल अबाउट द इनर्शिया है, कैसे? तो यहाँ से ये समझिए कि जो मास है उसके लिए या उस मास के मोशन के लिए फोर्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। यदि किसी का मास ज़्यादा है तो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा, और किसी का मास कम है तो उसके ऊपर फोर्स से कम लगेगा, ठीक है। दूसरा, हम लोग ये देखते हैं कि एक बुलेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ आ रही है, तो उसको रोकना इजी नहीं है, इनफैक्ट वो हमें इंजर्ड भी कर सकती है। लेकिन एक मॉडरेट स्पीड के साथ, मतलब मंदक कह सकते हैं, एक कम गति के साथ में जो आने वाली बुलेट है उसको हम लोग रोकने की कोशिश करें तो उसको काफ़ी हद तक हम लोग सफलता पाते हैं और उसको रोक लेते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कम होगा, और दूसरी जो हाई स्पीड बुलेट है उसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसका फोर्स की जो वैल्यू होगी वो भी ज़्यादा होगी। या फिर ये कहें कि ग्रेटर द स्पीड ग्रेटर द अपोजिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, फिर से देखिए, greater is the speed, greater is the opposing force to needed the stop bullet in a certain time. So if a body having the larger velocity, we need more force to stop that body, and if a body having the smaller velocity, we need to apply a small force to stop that body, ठीक है। तो दो पैरामीटर हो गए यहाँ से फोर्स के। पहला पैरामीटर ये आया कि मास जो है वो फोर्स का एक पैरामीटर है, क्योंकि मास कम या ज़्यादा होना इट इफेक्ट्स द फोर्स, और वेलोसिटी कम और ज़्यादा होना इट इफेक्ट्स द फोर्स, ठीक है। तो वेलोसिटी एंड मास देयर आर द टू फैक्टर विच अफेक्ट द फोर्स। दोनों चीज़ें समझते चलिएगा आप। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि किस प्रकार से जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया को डिफाइन करता है, किस प्रकार से न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है, ठीक है, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। तब तक आप इन सब को पढ़िए। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा।